हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों की मैथ्स की तैयारी पूरी हो गई होगी। आई होप, नहीं मतलब श्योर हूँ मैं कि तैयारी पूरी कर ली होगी आपने। स्टेट्स की रिवीजन क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम आपके लिए लेके आए रिवीजन क्लास लॉजिकल रीजनिंग की। अगर मैथ्स के पेपर में हमें फुल कॉन्फिडेंस डालना है अपने अंदर या किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर, तो बेटर है कि हम उसके पहले मार्क्स सेव करते जाएं। तो 40 मार्क्स आपके सेव हो चुके हैं और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स सेव कर लेते हैं और 60 मार्क्स को सेव कर लेते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैथ्स भी आप आराम से इजीली बिना किसी टेंशन के, कंफ्यूजन के या फियर के कवर कर लोगे। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हम सबको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का है। इसकी वेटेज भी हम सब ने अच्छे से डिस्कस की हुई है। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं: नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड साइलॉजिज्म। जिसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे 60 to 70% वेटेज रखते हैं, मतलब 12 to 14 मार्क्स हमारा इन 3 चैप्टर्स पर है और 6 to 8 मार्क्स हम कह सकते हैं ब्लड रिलेशन और साइलॉजिज्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई चैप्टर वाइज वेटेज। अब लॉजिकल रीजनिंग का एक एक चैप्टर हम बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं और इसमें मुझे जो लगता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में से मैं लॉजिकल हटा दूं और रीजनिंग को सॉल्व करती जाऊं और जो भी डाउट है उसको मैं सिर्फ इन पिन सेफ्टी पिन से कर रही हूं, तो नहीं। रिवीजन क्लास आपके लिए क्यों रखी गई है कि हमें 20 में से 1 मार्क्स भी कम नहीं चाहिए। हम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हैं, इसलिए अगर कोई भी एक छोटा सा भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। या किसी बच्चे का किसी चैप्टर में होल्ड नहीं हो रहा है, उसको नहीं लग रहा कि मेरी पकड़ है इस चैप्टर में या मैं इस चैप्टर में गड़बड़ कर सकता हूँ, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे पास, तो उसको देख के हमारा थोड़ा फियर बढ़ जाता है। तो हमें वो टेंशन खत्म करनी है और परफेक्शन और श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए ये रिवीजन क्लास है, जिसमें आपको मैं चैप्टर वाइज कैसे तैयार करना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन होता है, वो सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से, नंबर सीरीज। अब किसी भी चैप्टर को करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो हर क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया और हर क्लास में आपको बताई है कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले ज़रूरी है हमें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या क्या हमारे कोर्स में पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज़ या जो भी ट्रिक्स हैं, सारी हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चैप्टर उठाएंगे तो फिर चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला। अगर हम ये चाहें कि चैप्टर नंबर सीरीज इजी सा है तो मैं हम आराम से कर लेंगे, इसमें तो तुक्का भी मार सकते हैं, और फिर चैप्टर को करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रख के ही चैप्टर को तैयार करना है। पहले उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या हमें बातें पता होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, श्योरिटी भी ज़रूरी है। तभी मैं उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी कि मेरा नेगेटिव मार्किंग का चांस भी खत्म हो गया। क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जाए, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आराम से उसको अटेम्प्ट कर लूँ। ठीक है, तो पहले नंबर सीरीज के एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। जो जो हमने क्लास में ऑलरेडी कर भी चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम रिकॉल कर लेते हैं। नंबर सीरीज बहुत इजी, अपने आप में इजी चैप्टर है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन कई बार पैटर्न ऐसे होते हैं कि जो यूनिक नहीं होते या जो एकदम से हमें क्लिक नहीं कर पाते और हम उसमें टाइम लगा देते हैं, या फिर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा तो छोड़ देते हैं। तो हमें अगर पैटर्न्स पता चल जाए, पहले से पता है कि क्या क्या पैटर्न जनरली पॉसिबल होते हैं, इससे अलावा हो सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, और इतने पता होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हम इजीली बना लेते हैं। फिर कॉम्बिनेशन बनाने में कोई इशू नहीं आता कि ये होते हैं तो हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन आया हो, तो वो अपने आप हमारा दिमाग चलने लग जाता है। तो पैटर्न्स अगर मैं पता लगा लेती हूँ और अपने माइंड में मैं रख लेती हूँ, तो उन पैटर्न्स पे बेस पे मैं इजीली क्रैक कर जाऊंगी कि 2-3 टर्म्स में मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई होने लग जाता है। पूरे सीरीज को भी देखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न आइडेंटिफाई जब हो जाएगा तो मैं उसको सीरीज पे चेक कर लूंगी, तो बहुत कम टाइम लगता है और क्वेश्चन मेरा ठीक सॉल्व हो जाता है। अब पैटर्न क्या हो सकता है,
हो सकता है कि मेरे पैटर्न में प्राइम नंबर का गैप चल रहा हो। गैप कैसे हो सकता है? प्राइम नंबर प्लस हो सकता है, प्राइम नंबर माइनस हो सकता है, प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन मुझे उसके लिए प्राइम नंबर तो पता होने चाहिए। तो ये मेरे प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से ही डिवाइड होंगे, वो मेरे सारे क्या बन जाते हैं? प्राइम नंबर बन जाते हैं। हो सकता है हर टर्म का स्क्वायर हो, स्क्वायर करके अगेन प्लस माइनस डिवाइड कर रखा हो। हर टर्म का क्यूब हो। डिफरेंस ऑफ वैल्यू, डिफरेंस ऑफ वैल्यू मैं चेक करती हूँ तो या तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न पे हो सकती है, डिक्रीजिंग पैटर्न पे हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिंग वैल्यूज के बेस पे हो सकती है। तो डिफरेंस वैल्यूज के बेस पे मेरी सीरीज बनी हो सकती है। अब डिफरेंस पे जैसे इतनी सारी टर्म्स तो मैंने बोल दी, इसमें एपी सीरीज भी हो सकती है, जीपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब जिसमें हमारा डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा वो एपी सीरीज। जीपी सीरीज जिसमें हमारा रेशो सेम रहेगा, रेशो सेम रहेगा, वो मेरी जीपी सीरीज। ठीक है, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मुझे टर्म्स दी हुई हैं, मेरी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ एक ही सीरीज का पार्ट है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट एक सीरीज का पार्ट है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे आपको इजीली कवर हो जाएगा। एडजेसेंट पैटर्न, इसको मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है और अभी भी बता रही हूँ। अब तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टाइप का पैटर्न होता है, जिससे थोड़ा सा हमें माइंड में पैटर्न होगा तो हम इजीली क्रैक कर जाएंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसमें जनरली ऐसे ही लिखा होता है 4 4 और उसके बाद एकदम से 5 का गैप आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, क्या बना है इसको। फिर यहाँ 5, यहाँ गैप था ही नहीं, यहाँ 5 का गैप था, यहाँ 20 का गैप था, तो हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो ये एक एडजेसेंट पैटर्न होता है जिसमें क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करा 0 ऐड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, तो एक पैटर्न है। इनके बेस पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर प्लस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो फिर प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड माइनस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स हमने बना दिया। अब मल्टीप्लाई में स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस में माइनस प्लस में प्राइम नंबर भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशंस बन गए इन सीरीज के। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रीवियस नंबर के बेस पे +2 मल्टीप्लाई 2, +2 मल्टीप्लाई 2, ये भी हो सकता था +2 डिवाइड बाय 2, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पैटर्न्स पता लगाने पड़ते हैं कि क्या पैटर्न है। इतने पैटर्न आप सोचो कि आपके माइंड में 8-10 पैटर्न आपको पता है, तो क्या पैटर्न और क्या बनने वाला है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को घुला मिला के कुछ नया बना देंगे तो हम आराम से उसको क्रैक कर पाएंगे। पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें मुझे पता होनी चाहिए, ट्रिक्स मुझे पता होनी चाहिए, इन सब को अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करना। उसके बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब फाइनल रिवीजन के टाइम क्वेश्चन आता है कि मैम इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो हम कैसे रिवाइज करें। तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज, ट्रिक्स, ये सब अच्छे से रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे। ये सब करने के बाद जैसे आपने एक सेक्शन एलआर उठाया, एलआर में 5 चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर के आपको एक साथ रिवाइज करनी है ये सारी चीजें। अब ये टाइम नहीं है कि एक चैप्टर की रिवाइज करेंगे उसके क्वेश्चन करेंगे फिर दूसरे चैप्टर, तो ये नहीं। अब हमें चाहिए, हमारे माइंड में खिचड़ी भी बन जाती है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उस सेक्शन का से रिलेटेड टर्म्स मेरे माइंड में अच्छे से मैं निकाल पाऊँ उस ब्लॉक में से जो मैंने सारा पढ़ के अपने दिमाग में स्टोर किया है। तो इस चीज के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसी चैप्टर में एक पार्ट है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट, कि आपको एक सीरीज दी हुई है और आप वो बता रहे हैं इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो फिट ही नहीं होता, वो बता दो। जैसे यहाँ पे क्या था, ये स्क्वायर दिया हुआ था, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, लेकिन बीच में क्यूब दे दिया, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ये मेरी सीरीज में फिट नहीं हो रहा। स्क्वायर की सीरीज में क्यूब का क्या काम। ऐसे ये था, ये +2 था, ये +3 था, ये +4 था, ये +5 था, तो यहाँ पे +3 अगर करते हैं तो +3 करते हैं तो 6 आता है, तो 5 तो बीच में वैसे ही बैठा हुआ है, 5 का तो काम ही कुछ नहीं है। 5 आ ही कहाँ रहा है, 5 तो अननेसेसरीली बीच में डाला हुआ है, तो मेरा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, 5। ऑड वन आउट सीरीज पर ही बेस्ड होता है, जिसमें हमें सीरीज के पैटर्न को फाइंड आउट करना है, उस पैटर्न पे देखना है
कौन सा नंबर बीच में ऐसा है जो सीरीज के पैटर्न में अननेसेसरी डाला हुआ है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, या उसकी वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सपोज ये नहीं होता, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये होता ही नहीं, और यहाँ पर मुझे, चलो मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 4, 9, 15, 25। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अब मुझे इसमें से ऑड वन आउट बनाना है, सी पार्ट में लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो भाई ये 4 का स्क्वायर तो है ही नहीं, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। इसका मतलब मेरा ऑड वन आउट क्या हो गया, 15। ये नहीं है कि अननेसेसरी नंबर हो, कई बार गलत नंबर भी बीच में दिया हुआ है तो उसको भी हम ऑड वन आउट बोलते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, 15 नहीं होना चाहिए था, 16 होना चाहिए। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। अभी मैं इस सब के क्वेश्चन करवाऊंगी। जैसे मैं पहले आपको भी बोल रही हूँ कि हमें कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। अब वो टाइम नहीं है एक टॉपिक उठाया मैं चाह रही हूँ उसके क्वेश्चन कर लूँ, उससे क्या हम फाइनल एग्जाम डेट तक इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे कि सारा सिलेबस मेरे माइंड में एक साथ स्टोर है। मैं अगर इस स्ट्रेटेजी को अभी भी ऑप्ट नहीं करूंगी तो उस टाइम मुझे जाके लास्ट मोमेंट पे अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की कि एग्जाम वाले डे मैं सुबह सुबह सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज करने बैठी भी हूँ और अभी तक इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किए, तो कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिक्सिंग पॉसिबल है। तो हमें इस चीज़ के लिए अब तैयारी कर लेनी है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक साथ होने चाहिए। और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर माइंड में सोच रही हूँ कि मुझे चलो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन करना है, तो नॉर्थ कहाँ था, ईस्ट कहाँ था, मुझे अच्छे से क्लियर है क्योंकि मैंने सारा रखा हुआ है अपना रिवाइज करके। प्रैक्टिस तो हम बहुत कर चुके हैं, रिवीजन भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन एक ग्रुप रिवीजन या एक लमसम रिवीजन जिसमें हमारा सारा कंटेंट है, जैसे एक बुक हमें मिल जाती है, ये मॉड्यूल हमें एक बुक दे देता है, पूरा कंटेंट कवर करके देता है, इस बुक को कर लो भाई आपका सिलेबस कवर हो गया। ऐसे हमारे माइंड में एक बुक होनी चाहिए जिसमें सारा सिलेबस कवर है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, सिर्फ मुझे अपने मतलब का सेक्शन निकालना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि मुझे एक अल्फाबेट या एक टर्म दी हुई है कि इस टर्म को ये चीज रिप्रेजेंट करती। जैसे मैं कहती हूँ राम को मैंने लिखा SBN, तो R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट मैंने यूज किया है कोड बनाने के लिए। मुझे शाम का लिखना होगा तो क्या लिखूंगी, S के बाद T, H के बाद I, Y के बाद Z, A के बाद B, M के बाद H, नेक्स्ट अल्फाबेट मैंने लिख दिया। अब मेरे को अगर लिखना हो, इसका लिखते हैं जय का, जय का मुझे कोड लिखना है, तो J के बाद क्या आता है, ABCD तो आती है ना, J के बाद K, A के बाद B, I के बाद J, ये इसका कोड बन गया। तो नेक्स्ट अल्फाबेट मुझे यूज करना है कोड बनाने के लिए। अब हर क्वेश्चन इतना इजी नहीं हो सकता, ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल था, लेकिन हम इतना इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, हमारा भी कुछ लेवल है भाई, क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 3 टर्म्स का गैप होता, 4 का गैप होता, तो मुझे सारे अल्फाबेट्स का प्लेस नंबर पता होना चाहिए। अब एक तरीका तो ये है मैं पूरी ABCD लिखूं और 26 नंबर बनाऊं, फिर उनको ढूंढूं 4th प्लेस पे क्या आ रहा है, 5th प्लेस पे क्या आ रहा है। या इसके लिए हमने क्या किया था, एक टर्म याद की थी इजोटी। इजोटी से हमें क्या पता चल गया, 5th प्लेस पे E आता है, 10th प्लेस पे J, 15 पे O, 20 पे T और 25 पे Y। अब अगर मुझे 7th प्लेस का अल्फाबेट चाहिए तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, EFG, G मेरा 7th प्लेस का अल्फाबेट है, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है। तो इजोटी से मैजिकल काम हो जाता है हमारा और हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम अच्छे से पहले भी कर चुके हैं और अभी भी हमने रिवाइज कर लिए। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन कुछ क्लास में करा देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन करते टाइम मैंने आपको शॉर्टकट पे करने बताए थे, तो सारे क्वेश्चन हमने बुक में ही कर लिए थे और विद इन हाफ आवर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। कौन सा करते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 29। क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ मैं 29 क्वेश्चन है हमारा। 7 27 107 427। अब कैसे शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन को करने की वो देखना है। डिफरेंस पे मैं नहीं जा रही क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिफरेंस पे मैं नहीं जा रही। मल्टीप्लाई पे मैं जाती हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये स्क्वायर क्यूब तो है ही नहीं। मल्टीप्लाई पे मैं जाती हूँ तो यहाँ पे भाई 2 4 8 होना चाहिए, एक कम है। 2 4 8 होना चाहिए, एक कम है। 7 4 28 होता है, उसमें से भी एक कम है। 27 3 कितना होता है? 27 4 108 27 4 108 होता है, उसमें से भी एक कम है। तो मतलब एक एक कम चल रहा है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीरीज बन गई। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4 -1। तो 427 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 कर देते हैं, तो 1707 मेरा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। 1707 मेरा क्या आंसर आ जाता है? ऑप्शन ए। तो हमें पैटर्न्स पता है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, तो हमने उस कॉम्बिनेशन के बेस पे क्वेश्चन कर दिया। ये तो मैंने लिया सीरीज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रमन को डिकोड करना है हमें। इन्होंने रमन का कोड दिया है 1 2 3 2 5। अब मुझे दिनेश का कोड बनाना है। दिनेश का भी कोड दिया हुआ है 6 7 5 4 8 9। अब ये बता रहे हैं, ये बताओ हमाम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये क्वेश्चन है आपका, हाँ 32। अब ये हमसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब इसमें तो दो जब हमें कोड दे दिए तो हमें क्या देखना है? h की वैल्यू, a की वैल्यू और m की वैल्यू, तीन अल्फाबेट की वैल्यू मिल जाए तो मेरे लिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब h की वैल्यू ढूंढो। h यहाँ है और h की प्लेस वैल्यू क्या दी हुई है? 9। फिर मुझे a चाहिए, a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों जगह 2 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 2। फिर चाहिए मुझे m की वैल्यू, m मुझे यहाँ मिल रहा है और m की वैल्यू है 3। ठीक है, एच एम की वैल्यू निकाल ली, यहाँ डाल दो। h की जगह 9, a की जगह 2, m की जगह 3, फिर a की जगह 2, m की जगह 3। ठीक है, ये हमारा हमाम का कोड बन गया और इसमें ऑप्शन जाता है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें हमें अल्फाबेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर एक चीज रिप्रेजेंट कर रही होती तो हमें उसका बनाना पड़ता, या इसके अल्फाबेट यहाँ फिट नहीं होते तो मुझे ढूंढना पड़ता। यहाँ पे कोई यूनिक अल्फाबेट आ जाता, जैसे जे आ जाता जिसका मुझे नंबर ही नहीं पता, तो मुझे कोड में कन्वर्ट करना पड़ता, इजॉटी को यूज करना पड़ता। अब इजॉटी को यूज करने की इसमें कोई जरूरत नहीं। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है एक, पेल के लिए कोड दिया हुआ है 2134, अर्थ के लिए दिया हुआ है 41590। ठीक है, पर्ल के लिए कोड बनाना है। अब पी भी इसमें है, ई भी है, ए भी है, आर भी है, एल भी है, सारे अल्फाबेट है, तो सेम बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे। 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में गोल्ड वर्ड को हम IQNF लिख रहे हैं, तो विंड को हम कैसे लिखेंगे? मतलब अब मुझे कोड में को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, क्या गैप फॉलो किया है, तो उसी गैप को मैं फॉलो करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42। गोल्ड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है IQNF। अब आपको विंड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
अब मैं G से H I पे जाती हूँ, तो मैंने क्या किया है, H को स्किप किया है, I लिख लिया, मतलब +2। O से Q पे जाती हूँ तो OPQ +2 है, LMN +2 है, DEF +2 है। मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ +2 अल्फ़ाबेट करके करना है। WXY IJK NOP DEF। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, YKPF। इसमें आंसर्स में प्रिंटिंग एरर था तो मैंने करेक्ट भी करवा दिया था। अगर हम करेक्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन मेरा क्या आ जाता है, ए। ठीक है, क्लियर हो रहेगी सारी बातें। इस चैप्टर को हमने वैसे भी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से किया था, तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। एक ये क्वेश्चन देखो जो हमारे एग्जाम में आता भी है। हमें ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं दिए हुए, अपनी मतलब से मर्जी से इन्होंने कोड बना दिए कि C का मतलब कोड डिजिट 8 है, Z का मतलब 6 है। मतलब ABCD के 26 अल्फ़ाबेट्स की जो सीक्वेंस होती है वहाँ यहाँ पर हमें ये फॉलो नहीं करनी, जो गिवन है वो फॉलो करनी है। अब अगर मुझे दिया हो JDRCVF, तो JDRCVF में सिर्फ Z की जगह मैंने 6 डाल दिया, D की जगह 1 डाल दिया। तो इस तरह से इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन है। आपको अल्फ़ाबेट से को उनके कोड डिजिट से रिप्लेस कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49, जो अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 49, आप भी अपनी बुक खोल लो और एक बार देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया ये बताती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। पालम का कोड 43 दिया हुआ है और सेंटा क्रूज का कोड आपको बताना है। पालम का कोड आपको 43 दिया हुआ है और सेंटा क्रूज का कोड आपको बताना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पालम का कोड अल्फाबेटिकली होता तो कितने डिजिट होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 तो मिनिमम होने चाहिए थे। अगर ये टेंस के आगे आ जाएगा तो ज़्यादा ही हो जाते। अभी भी 5 तो मिनिमम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट का नंबर दे दिया। तो क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में क्या मैजिक हो रहा है वो सोचना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपने इजोटी को यूज़ करके इनकी प्लेस वैल्यू निकालती हूँ। इजोटी को यूज़ करके इनकी प्लेस वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, अब आप बताओ P की प्लेस वैल्यू क्या है। ये क्या था, 5 10 15 20 25। O के बाद P आता है, O की प्लेस वैल्यू 15 है तो P की क्या हो जाएगी, 16 की। A की तो 1 होती है। L, O की 15 है, LMNO, यहाँ पे LMNO 15 से 14 13 12, तो इसकी क्या हो गई 12। A की अगेन 1, M की 15 14 13, ये प्लेस वैल्यू है। इनको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगी तो भी बहुत बड़ा नंबर बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, माइनस में बन जाएगा। तो मैं इनको क्या करती हूँ, प्लस करके देखती हूँ। अब जैसे ही मैं इन्हें प्लस करके चेक करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिल रहा है, 16 + 1 17, 17 and 12 29 30 and 43। तो मुझे नंबर मिल गया 43। मतलब मुझे ये पता चल गया पालम का कोड कैसे बना, उनके प्लेस वैल्यूज को टोटल कर दिया तो पालम का कोड बन गया। अब सेम बेस पे मुझे सेंटा क्रूज निकालना है, सेम बेस पे मुझे सेंटा क्रूज निकालना है। ठीक है, अब S की प्लेस वैल्यू T के पहले आता है, T की प्लेस वैल्यू 20 है तो S की क्या हो जाएगी 19, A की 1, N की हम निकालते हैं 15 थी तो 14 आ जाएगी, T की 20 हमें पता है, A की हमें 1 पता है, C की 3 हो गई, S की 19 है तो R की कितनी होगी 18 होगी, T की 20 है तो U की 21, J की 10।
इन सब वैल्यूज को आप प्लस करो तो आपको कोड मिलने वाला है सेंटा क्रूज का। इन सब वैल्यूज को प्लस कर दोगे, उनकी प्लेस वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो आपको सेंटा क्रूज का कोड मिल जाएगा, और सेंटा क्रूज का कोड आ जाता है आपका 123, मीन्स ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिक क्वेश्चन था। जो पैटर्न हमें कोडिंग के टाइम पता होना चाहिए, एक पैटर्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये आ गया, एक प्लेस वैल्यूज को कितना इंक्रीज डिक्रीज जा रही है हमने ये देख लिया। सेकंड में कोड इस फॉर्म में भी हो सकता है कि सारे प्लेस वैल्यूज को प्लस करके, कोई छोटी छोटी वैल्यूज होती तो मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता था। ठीक है, इसके बेस पे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन है और है क्वेश्चन 59, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 पहले लिख लेते हैं। और जब इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ऑड मैन आउट ऑड वन आउट का। 8 3 5 7 6 4 5 1 9 8 5 3 2, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब इसमें पैटर्न चेक करते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस चेक कर रही हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर तो डिफरेंस 99 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 99 का नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंस वाला पैटर्न तो छोड़ दो। अब डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं है तो क्या पैटर्न होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी क्लोजेस्ट वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिख ही नहीं रहा। अब मैं क्या चेक करूँ, अब मैंने प्राइम नंबर भी इसमें देख लिया, वो भी नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ तो मेरा इवन नंबर डिफरेंस में आ रहा है, तो प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा। यहाँ 99 था, यहाँ ये था, तो इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, तीनों कंसेप्ट मेरे खत्म। ठीक है, अब मैं क्या ढूंढ सकती हूँ, अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें कि जब मैंने 8 की बात की तो 8 इज इक्वल टू 3 + 5, इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो ये नंबर बन रहा है। 7 इज इक्वल टू 3 + 4, 6 इज इक्वल टू 4 + 2, 7 इज इक्वल टू 5 + 1 होता है क्या, नहीं। बाकी चेक कर लेते हैं पहले। तो ये वैल्यू ही मेरी गलत है, यहाँ पर क्या 651 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 751 दे दिया, तो ऑड वन आउट मेरा क्या दिख रहा है 751, और आंसर हो गया मेरा 751। ठीक है, यहाँ पर हमारे नंबर सीरीज के चैप्टर के जितने भी पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न है, कॉन्सेप्ट के बेस पे तो सारे हो गए, फिर भी जो डिफरेंट पैटर्न्स थे कुछ, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि अगर आप ये सब भी माइंड में रखोगे कि हाँ ये तरीका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम उस टाइम क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट का। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन टेस्ट के लिए भी हमने वही किया था कि आपको डायरेक्शन को लेके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमने कंपास बनाया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का इंटरसेक्टिंग क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये एंगल हमारे, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा कंपास बन गया। इस कंपास में एक और इशू आता है, चलो इस इशू की बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं।
इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक तो डायरेक्शन बनानी है कि वो पर्सन कहाँ से कहाँ मुड़ गया, कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ खड़ा है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां उसने शुरू किया था, वहां से जब वो एंड पॉइंट पे अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच गया, तो वो कितना दूर है अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने बिगिनिंग वाले पॉइंट से जहां वो अभी खड़ा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। एक तो वो चीज की कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क है। अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले मैं 3 किलोमीटर चली और फिर मैं 4 किलोमीटर चली, तो टोटल मैं आज कितना चली, 7 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 7 होने वाला है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें ए पहले 4 किलोमीटर चला इनिशियल पॉइंट से, फिर वो 3 किलोमीटर चला, यहाँ पर एंड पॉइंट पे पहुंच गया। तो ए से लेकर सी तक का हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए से वो सी पे पहुंच गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसको मैं कैसे निकालूंगी, पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब मैं इससे निकालती हूँ तो ये लेंथ मेरी आ जाती है 5, ये लेंथ आ जाती है मेरी 5। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 5 किलोमीटर का है और टोटल डिस्टेंस 4 + 3 7 किलोमीटर का है। तो दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और डिस्टेंस अलग चीज है। अगर मैं सपोज गोल चक्कर ही घूमे जा रही हूँ, तो भाई पेट्रोल तो लग रहा है और मेरी गाड़ी भी चल रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि मैं वहीं पे घूमे जा रही हूँ और वहीं की वहीं खड़ी हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि डायरेक्शन पता चल गई, चलो हमें डायरेक्शन क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब क्लियर है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो बंदा अगर राइट मुड़ रहा है, यहाँ खड़ा है, राइट मुड़ रहा है तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन है। ये कंपास पता है, लेकिन अब उसे नॉर्थ राइट लेफ्ट, नॉर्थ पे खड़े होकर लेफ्ट राइट मुड़ना है, इस तरह से उसे चलना है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इस डायरेक्शन में मोड़े या इस डायरेक्शन में मोड़े। वेस्ट की तरफ लिखा होगा तब तो क्लियर है, इधर मोड़ दूंगी, लेकिन लेफ्ट राइट दे देंगे तब कहाँ चलाऊंगी, ये कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले कंपास बना लेती हूँ मैं छोटा सा। ठीक है, अब राइट लेफ्ट में लिख के आपको कह सकती हूँ कि याद कर लो भाई, तो ये काम तो हमने करा ही नहीं है याद करने वाला, लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिकल ही करना है। अब मुझे क्या करना है, वॉच सबको पता है क्लॉकवाइज वॉच कैसे चलती है, वॉच का पैटर्न मुझे पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, तो मैं क्लॉकवाइज देखूंगी, ठीक है, क्लॉकवाइज चलाऊंगी। क्लॉकवाइज वो इधर चलेगा, तो ये उसकी राइट डायरेक्शन और ये लेफ्ट डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज इधर चलना चाहिए, तो ये इसकी राइट डायरेक्शन, ये इसकी लेफ्ट डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज इधर चलेगा, तो ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये क्लॉकवाइज इधर चलेगा, तो ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। इस तरह से आप राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हो अप्लाई। कंपास बनाओ छोटा सा रफ में, आराम से लिखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे गलत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्लियर कि कैसे आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन देखनी है। वेस्ट और ईस्ट लिखा होता तो आपको क्लियर था, वेस्ट होगा तो इधर मोड़ दूंगी, ईस्ट लिखा होगा तो इधर मोड़ दूंगी, लेकिन राइट लेफ्ट लिखा होगा तब कैसे करूंगी, तो वो चीज भी हमें क्लियर हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है। लास्ट टाइम वैसे भी हमारा इसी चीज के लिए होता है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, लास्ट टाइम में कॉन्सेप्ट पर काम करो और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करो। कई बार ओवर बर्डन भी हमें कंफ्यूज कर देता है, तो कॉन्सेप्ट पे जितना भी टाइम आप डिवोट कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। प्लस जिस चैप्टर में आपको लगता है नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस या मुझे भी और प्रैक्टिस चाहिए, उसको जरूर टाइम देना चाहिए।
अदरवाइज आपका टाइम कॉन्सेप्ट्स पे जाना चाहिए। ठीक है, नीट है तो उस कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद 2-4 क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ रैंडमली हम खोलते हैं, देखते हैं डिफरेंट पैटर्न के हैं, वो हम कर लेते हैं, तो आराम से हमारा कोर्स भी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन टेंस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में मोहन ने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, 1 किलोमीटर मूव कर रहा है साउथ की तरफ, देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट आ गया, जहां पे हमें कंफ्यूजन थी अब खत्म हो चुकी है, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, किस तरफ वो फेस कर रहा है ये हमें बताना है। किस तरफ वो फेस कर रहा है ये हमें बताना है अपने क्वेश्चन में। तो बनाते हैं, ये मोहन है, मोहन ने स्टार्ट किया टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चला वो 1 किलोमीटर। ठीक है, साउथ की तरफ चलने के बाद उसने क्या किया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गया। साउथ का लेफ्ट कौन सा था, ये वाला था, लेफ्ट हो गया और कितना चला, 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब वो ऐसे चल रहा है तो इसका लेफ्ट क्या इधर की तरफ है, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, कौन सी साइड पे है ये, यहाँ पर कौन सी साइड होती है हमारी, नॉर्थ, तो कौन सी साइड पे मूव कर फेस कर रहा है वो, नॉर्थ पे। ऑप्शन कौन सी गई, सी। ठीक है, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी किसी भी वजह से डायरेक्शन सेंस की क्लास मिस हो गई थी, तो उनके लिए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो उनको और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लास देख के क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, फिर भी इस क्लास में और भी अगर कुछ डाउट थोड़ा सा भी रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम और एक दो ले लेते हैं। अब मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 बॉयज हैं, ABCEFE। ठीक है, इन्हें एक पार्क में सर्कल में बैठे हुए हैं, पार्क में। इन सब की हमें डायरेक्शन दे रखी है कि कौन कहाँ कहाँ बैठा है, किसके बीच में कौन सा पर्सन है, सब दे रखा है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो पहले। A is facing southwest, T is facing southeast, B and E are opposite A and D respectively, and C is equidistant between D and B. Which direction is C facing? कौन सी डायरेक्शन पे C का फेस है? तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बनाती हूँ क्योंकि वो सर्कल में बैठे हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया, लेकिन डायरेक्शन के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला भाई। ये मैंने अपनी डायरेक्शन बना ली, के बिना तो काम चली। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तो इधर है इसके बीच में, यहाँ पर हमने साउथ वेस्ट में ए को बिठा दिया, ए को हमने साउथ वेस्ट में बिठा दिया।
उसके बाद हमें बताया हुआ है D इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो ये मेरा साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पर हमने D को बिठा दिया। B एंड E आर राइट अपोजिट A एंड D। एक इसके अपोजिट बैठा हुआ है और एक इसके अपोजिट बैठा हुआ है। B है A के अपोजिट, और को मैं मिक्स ना हो जाए इसलिए हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि E हमारा सबसे ज़्यादा मिक्स होने। D के अपोजिट बैठा हुआ है E। उसके बाद C इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन D एंड B। D और B से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब क्या हो, कहाँ होना चाहिए C को? C को यहाँ होना चाहिए भाई। इक्वी डिस्टेंट का पॉइंट यही है, C को यहाँ होना चाहिए। अगर C यहाँ पर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो गया? D ईस्ट। तो डायरेक्शन क्लियर होते ही आपको क्वेश्चन में कुछ क्लियर ही नहीं है, तो जो भी मेहनत मेरी होने वाली है ना वो इस कंपास पे होने वाली है। इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ और एक डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लेती हूँ, तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमें कई बार लगता है कि गड़बड़ होने के चांस हैं या हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ क्लास में। इसमें क्या है कि वो बच्चा उल्टा ही खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ए सिर के बल खड़ा हुआ है और उसका फेस हमारा टुवर्ड्स नॉर्थ है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट? कौन सी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है? ये मेरा क्वेश्चन है, कौन सी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो आप इस क्वेश्चन को। 24th क्वेश्चन है आपकी बुक का ये। 24th क्वेश्चन एक बार अगेन रीड आउट कर लो। अगर मैं उसको ए को सीधा खड़ा कर देती, ए को मैं सीधा खड़ा कर रही हूँ, ठीक है, मैंने सीधा खड़ा करा है ए को, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, और ये हमें पता है कि इस साइड हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है और इस साइड हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन वो सीधा नहीं खड़ा भाई, वो क्या उल्टा खड़ा हुआ है। फेसिंग नॉर्थ हमें दिया हुआ है कि नॉर्थ की तरफ फेस है, लेकिन वो क्या है, उल्टा खड़ा हुआ है। अब ये इसका मतलब साउथ की तरफ ऐसे करके खड़ा हुआ है और उसका फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। अब मेरा राइट इधर था, लेफ्ट इधर था, लेकिन जब ये उल्टा खड़ा हो जाएगा तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्शन बना देती हूँ तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है? ईस्ट है।
और लेफ्ट हैंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, मेरा आंसर क्या होने वाला है, ईस्ट। फेसिंग नॉर्थ, खड़ा होगा तो फेस साउथ। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मेन अब आपको पता चल गया इस चैप्टर में जो भी हमें है सारा कंसेप्ट में ही है। इस कंसेप्ट को, कंपास को अगर मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, इस पे आधा घंटा लगा देती हूँ, तो मुझे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने। ठीक है, डायरेक्शन सेंस के बाद हमारा चैप्टर आता है सिटिंग अरेंजमेंट का। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट के भी हमारे कंसेप्ट थे, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली लेफ्ट, सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हैं, लीनियर, सर्कुलर और पॉलीगन। तो हमारे कोर्स में सिर्फ लीनियर और सर्कुलर है, पॉलीगन हमारे कोर्स में नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं, लीनियर मतलब एक लाइन में, तो एक होता है फेस डायरेक्शन और एक होता है 2 रोज सीक्वेंस। फेस डायरेक्शन के फॉर्म में सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, या वो लोग टेबल जैसे होती है हमारी रेक्टेंगुलर टेबल, 2 रोज में बैठे हुए होंगे। तो ये 2 तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई हो सकती है। दोनों में ही लाइन अरेंजमेंट चल रहा है, तो दोनों ही लीनियर अरेंजमेंट के पार्ट है। इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से दी हुई है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे मूव कर, फेस डायरेक्शन फॉर्म में दी हुई है और 2 रो सीक्वेंस की फॉर्म। अगर फेस डायरेक्शन में मुझे गिवन है कि डायरेक्शन कौन सी है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, और अगर नहीं दी हुई तो हम फेसिंग नॉर्थ लेके चलेंगे। अगर गिवन नहीं है तो फेसिंग नॉर्थ, और गिवन एज टूवर्ड्स अस, मतलब हमें दी हमारी तरफ है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या नॉर्थ की तरफ कुछ नहीं दी हुई तो हम नॉर्थ अज्यूम कर लेंगे। जब हम नॉर्थ अज्यूम करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, तो राइट डायरेक्शन मेरी ये हो जाती है और लेफ्ट डायरेक्शन मेरी ये हो जाती है। राइट डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये मेरी राइट डायरेक्शन और ये मेरी लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब जिस साइड आपका राइट हैंड है वो राइट डायरेक्शन, जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये लॉजिक आपको लगाना है। जैसे मुझे दिया हुआ है BCDEFGHR ऑन द राइट साइड ऑफ A, तो मैंने सबको राइट साइड पे बिठा दिया। क्या दिया होता, CDEFGHR ऑन द राइट साइड ऑफ B एंड B इज इमीडिएट राइट ऑफ B, तो इसको लिए हमारा वर्ड क्या हो सकता है, इमीडिएट राइट। इमीडिएट का मतलब होता है पड़ोसी, बिल्कुल उसके साथ में। अब उसके साथ में तो लेफ्ट भी हो सकता था, राइट भी, तो बिल्कुल उसका पड़ोसी है और राइट साइड में भी है, 2 कंडीशन। अगर सिर्फ इमीडिएट वर्ड होता तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता, लेकिन इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल उसके साथ में, लेकिन राइट हैंड साइड पर। अब C इमीडिएट राइट हो जाएगा B का, और B इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा C का। ठीक है, क्लियर। अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं, ये दिया हुआ है कि हमारी तरफ है डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाता है,
अपोजिट हो जाता है, तो लेफ्ट हमारा इस साइड बन जाएगा और राइट हमारा इस साइड बन जाएगा। मतलब हमारी तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो आप खुद सोचो अगर कोई बंदा हमारी तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेरा राइट हैंड इधर है तो उसका राइट हैंड उस साइड होगा। खुद आप देखो, ये प्रैक्टिकली एक सोच के इमेजिन करो एक सिचुएशन, फिर सोचो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी गिवन नहीं है तो फेसिंग नॉर्थ मतलब आपका राइट साइड इस साइड और लेफ्ट इस साइड, और गिवन है कि हमारी तरफ फेस करके बैठे हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। राइट मेरा ये बनने वाला है और लेफ्ट मेरा ये बनने वाला है, ठीक है। अगर दो रोज हैं सीक्वेंस की, तो अपोजिट तो मुझे पता है कि F इज अपोजिट ऑफ A, E इज सिटिंग अपोजिट ऑफ B, D इज सिटिंग अपोजिट ऑफ C, ठीक है। दो रोज सीक्वेंस में मेरा क्या चलने वाला है, ये राइट लेफ्ट है और ये सामने की तरफ बैठे हैं मेरे, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये मेरी डायरेक्शन, ये टूवर्ड्स अस है, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। ये हमारी डायगनली डायरेक्शन हो जाती है और ये डायगनली डायरेक्शन हो गई, और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा और बताती हूँ एक बार। लीनियर की बात की हमने, लीनियर में फेस डायरेक्शन की बात की, के बाद बोला कि हमें कुछ नहीं बताया, नॉट गिवन, और यहाँ बताया है टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ फेस करके बैठे। अगर हमें कुछ नहीं बताया, अगर तो हमें कुछ नहीं बताया तो ये मेरी राइट साइड हो जाएगी और ये मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर बताया है कि मेरी तरफ फेस करके बैठे हैं तो उस केस में ये मेरी राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 4 लोगों को बिठा रही हूँ A, B, C, D, तो इसको मैं क्या कहूँगी, B इज इमीडिएट राइट ऑफ A। ये सब राइट में है लेकिन ये बिल्कुल इमीडिएट राइट है। क्या मैं कह सकती हूँ B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, बिल्कुल पड़ोसी है लेकिन C के लेफ्ट में है, बात एक ही है। इसी तरफ आता है टू रो सीक्वेंस, अगर हमें दी हुई हो कि वो दो लाइनों में बैठे हुए हैं आमने सामने, तो इस लाइन की डायरेक्शन को लिए तो मेरा सेम चला कि ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई और ये मेरी राइट साइड हो गई, लेकिन जो इसके सामने बैठे हैं वो अपोजिट हो गए, टूवर्ड्स अस हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं अपोजिट और इसको हम बोलते हैं डायगनली। टर्म्स क्लियर हैं, उनका मतलब क्लियर है, तो फिर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, क्लियर। अब ये हमने बात कर ली लीनियर की। अब अगर सर्कुलर आ जाता है, अब अगर सर्कुलर आ जाता है तो सर्कुलर में वही हमारा डायरेक्शन सेंस वाला रूल जाना है। कैसे जाना है, अभी हमने एक सर्कुलर का क्वेश्चन भी किया था। कैसे चलना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये मेरा क्या होने वाला है, राइट, ये लेफ्ट, ये इस साइड चलेगा राइट लेफ्ट, ये इस साइड चलेगा राइट लेफ्ट, ये इधर चलेगा राइट लेफ्ट। तो मैं आराम से इन सबको बिठा सकती हूँ क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं सर्कुलर वे में, क्लॉकवाइज। यही चीज़ वैसे एंटी क्लॉकवाइज आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपकी डायरेक्शन इधर से इधर चलोगे तो ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। बेटर क्लैरिटी के लिए इसके एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ मैं 2। पहले लीनियर का एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 डिफरेंट हाउसेज है A to E इन अ रो, एक लाइन में है A से E तक 5 हाउसेज के नाम दिए हैं।
ए इज द राइट ऑफ बी, इमीडिएट नहीं दिया हुआ, राइट साइड पे है, कहीं पे भी हो सकता है। इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए ई पर। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी डी के राइट में है। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल ऑफ, विच इज द हाउस इन द मिडल, मिडल में कौन सा हाउस है, बिल 5 हाउस है तो एक सेंटर पॉइंट तो होना है, मिडल में कौन सा हाउस है, इसका मुझे क्वेश्चन करना है। तो पहले हमने क्या किया, एक लाइन बना ली, ठीक है, 5 प्लेस बना दो, 1 5, ये 5 प्लेस हमने बना दिए। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए के राइट में, ए राइट में है बी के, तो बी के राइट में हमें ए बनाना है, ठीक है। इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई सी के लेफ्ट में है। अगर मैं ये कहती हूँ ई सी के लेफ्ट में है, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, सी के लेफ्ट में होना चाहिए, और राइट ऑफ ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। बी इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड पे बी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मिडल में कौन सा हाउस आ गया मेरा, ए, और ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कौन सा डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिखता है, एक 2 रोज का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 7 पहले रीड आउट कर लो। सिक्स पर्सन हैं, MNOPQR, 2 रोज में बैठे हैं, 3 पर्सन एक रो में हैं, बोथ आर रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, किसी भी रो में एंड में नहीं आएगा। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट पर सेकेंड है। Q इज द नेबर ऑफ Q, O इज द नेबर ऑफ Q, बिल्कुल पड़ोसी है, किसी भी साइड हो सकता है, मुझे ये मेंशन नहीं है कि इमीडिएट राइट है या इमीडिएट लेफ्ट है, बस इमीडिएट दिया हुआ है कि नेबर है। एंड डायगनली अपोजिट टू P, P का डायगनली अपोजिट। N इज द नेबर ऑफ R, यहाँ भी वही कंडीशन है, लेफ्ट राइट नहीं दिया हुआ। Who is front of N, N के सामने कौन बैठा हुआ है हमें ये बताना है, N के सामने कौन बैठा हुआ है। तो पहले मैं 2 रोज बना लेती हूँ और 3-3 सीट्स बना लेती हूँ। हमने 2 रोज बना ली और 3-3 सीट्स बना, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है हमारी, Q इज नॉट द एंड ऑफ एनी रो, किसी भी रो में एंड में नहीं आएगा, तो मतलब ये 4 कॉर्नर्स पे तो वो आएगा नहीं, चाहे मैं उसे यहाँ बिठाऊं चाहे यहाँ बिठाऊं, कहीं पे भी बिठा सकती हूँ, मैं उसे यहाँ बिठा देती हूँ। चलो, फिर P इज द सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, R का सेकेंड लेफ्ट है, तो मैं अगर R को यहाँ बिठाती हूँ, क्योंकि क्या कंडीशन क्या है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, 2 डायगोनल में ऐसे ही चलता है ना, जब 2 रोज होती हैं तब यही चलता है। हाँ, अब हमें दिया हुआ है P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पे मेरा P आ गया। O इज द नेबर ऑफ Q, तो O मेरा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अभी मैं लिख लेती हूँ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा दिया हुआ है O नेबर है Q का और डायगनली अपोजिट टू P, P का डायगनली अपोजिट भी होना चाहिए, उस केस में O यहाँ नहीं आएगा, डायगनली अपोजिट का रिलेशन नहीं आ रहा, तो O को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी डायगनली अपोजिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। N इज द नेबर ऑफ R, इस साइड तो प्लेस है ही नहीं, तो N को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा।
m के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, लेकिन m के लिए एक ही जगह बची है, तो m को मैंने यहाँ बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज इन फ्रंट ऑफ n, n के सामने कौन बैठा हुआ है, तो n के सामने कौन बैठा हुआ है, q। तो ऑप्शन कौन सी जाती है हमारी, b। ऑप्शन जाती है हमारी b कि n के सामने q है। ठीक है, क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं सिलोलिज्म। नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं सिलोलिज्म। अगेन साइलोलिज्म के भी हमें कंसेप्ट रिकॉल करने हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। और साइलोलिज्म और ब्लड रिलेशन दो चैप्टर हमारे बच रहे हैं, जो दोनों चैप्टर हमने परफेक्शन के साथ किए थे। कंसेप्ट करते ही इन चैप्टर्स को हमने बहुत जल्दी और बहुत आराम से कर लिया था, बल्कि सब स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ खुद से ही चैप्टर किया था, तो इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी एक बार इसके कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। सिलोलिज्म मतलब लॉजिकल डिडक्शन। हमें अल्टीमेटली कंक्लूजन निकालना है। कुछ चीज़ हमें दी हुई है, इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, 2-3 कोड्स हमें दिए हुए हैं, उनको हमें प्रेजेंट करके अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, जैसे मुझे दिया हुआ है ऑल चेयर्स आर ट्रीज। हर सेंटेंस के 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। सेकंड वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट, वो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड वाले को हम बोलते हैं कोपुलर, जो रिलेशन शो करता है। फोर्थ वाले को बोलते हैं हम प्रेडिकेट, जो हमें बताता है डिक्लेयर्स द सब्जेक्ट, गिव्स आइडिया, क्लासिफिकेशन अबाउट सब्जेक्ट कि वो है क्या। अब क्या हो सकता है कि 2 कंडीशन हो सकती हैं, ऑल, नो, यूनिवर्सल। या तो सबके लिए होगी, नहीं होगी, या यूनिवर्सल वो चीज़ अप्लाई होगी, या सम लिखा होगा तो वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हो जाए। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है ऑल ए आर बी, पॉजिटिव सेंस है, मतलब जितने भी ए हैं वो बी का पार्ट है, तो ए हमारा छोटा सर्कल हो जाएगा और बी बड़ा सर्कल हो जाएगा। तो ए इज बी, तो कोई रिलेशन नहीं है, दूर बना दिया। सम ए आर बी, तो इंटरसेक्ट करेंगे, पूरा ए हमारा बॉक्स अंदर नहीं बनेगा, कुछ ए बी है तो इंटरसेक्टिंग हमारे सर्कल्स बन जाएंगे। सम ए आर नॉट बी, तो हम उन एज वाले एरिया को सर्कल करेंगे जो बी नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग पे एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीटली इंक्लूड करता है सब्जेक्ट को, ये कंप्लीटली एक्सक्लूड करता है, पार्टली इंक्लूड करता है और पार्टली एक्सक्लूड करता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं कहती हूँ कंप्लीटली इंक्लूड करता है, जो ए टाइप है, ए टाइप में मुझे ऑल की जगह क्या क्या वर्ड दिए हो सकते हैं। ऑल की जगह मुझे दिया हो सकता है एवरी, एनी, ईच, एनीवन, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे हिडन प्रोपोजिशंस जो इनको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि ऑल और सम ही दिया हो, इनके अलावा और प्रेपोजिशंस भी आपको दी हुई हो सकती हैं, मतलब उनका सेम निकलेगा। अब इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत छोटा सा यही था कि अगर ऑल है तो पूरा सर्कल हमारा इनर बिगर सर्कल के अंदर बन जाएगा, नो है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, सम है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शेड कर देंगे, और अगर नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पार्ट है उसको लेफ्ट आउट कर दो, उसको छोड़ दो, बाकी को शेड कर दो। जिसका हमें ए का दिया हुआ है तो ए में से इंटरसेक्टिंग पार्ट छोड़ के शेड कर दो, बी का दिया हुआ है तो बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट छोड़ के उसको शेड आउट कर दो। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट है ही नहीं।
अब इसका हम कोई क्वेश्चन लेते हैं साइलॉरिज्म का। इसमें हर क्वेश्चंस पर ये सिचुएशंस अप्लाई हो रही हैं, इसके बेस पे हमें करना है कि ए पार्ट ठीक है, बी पार्ट ठीक है, सी ठीक है, सबके ऊपर ये कॉमन है। में फर्स्ट में स्टेटमेंट के बेस पे हम ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को उससे फिर कंपेयर करेंगे। सम चेयर्स आर ग्लासेस, कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो ग्लासेस हैं, मतलब पूरा पार्ट अंदर सर्कल में नहीं जाएगा, सम पार्ट होगा, तो इंटरसेक्टिंग हमारे बनने वाले हैं। सम चेयर्स आर ग्लासेस, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ऑल ट्रीज आर चेयर्स। तो अब क्या हो सकता है, ट्रीज और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ मेरा, तो एक तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरा ट्री वाला सर्कल बन गया, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ क्लियर कट नहीं है। एक तो मेरा ये वाला पार्ट बन गया, और एक क्या बन सकता है, सम चेयर्स आर ग्लासेस, ऑल ट्रीज आर चेयर्स। तो ट्री वाला सर्कल मेरा यहाँ भी बन सकता था, इसका मतलब कुछ ट्री ग्लास भी मैंने शो किया है, क्योंकि ट्री और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हम बना सकते हैं। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये वाला बना दें, कुछ ये वाला बना दें, तो हमने दोनों ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, हम ऑप्शन को लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। अब मैं लिखती हूँ कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन, दोनों में हम चेक करेंगे, जो कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगी उसी ऑप्शन को हमें टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है कि कुछ ट्री ऐसे हैं जो ग्लास हैं, मतलब ट्रीज और ग्लास का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ ट्री और ग्लास का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ है, और यहाँ मैं फाइनल बना लेती हूँ अपना कंक्लूजन का। तो फर्स्ट कंक्लूजन बेचारा कट गया क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर मुझे कर रहे थे। सेकेंड वाला दिया है सम ग्लासेज आर ट्रीज, सम ग्लासेस आर ट्रीज, तो यहाँ पे कोई भी ग्लास ट्री नहीं है, कट गया। यहाँ पे कुछ ग्लास और ट्री है, क्योंकि ट्री और ग्लास का सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है, तो नीदर 1 नॉर 2। तो ऑप्शन कौन सा जाता है मेरा, ऑप्शन डी। तो मतलब क्वेश्चन इजी जरूर है, बहुत ज़्यादा इजी है टॉपिक, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को मैं किसी और तरीके से दिखा सकती हूँ, तो आपको वो प्रेजेंट करना है और फिर फाइनल आंसर पे पहुँचना है। सिर्फ इसको बना के आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुँच सकते, या सिर्फ इसको बना के आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुँच सकते, दोनों से आपके आंसर मैच कर रहे हैं, हो सकता है 3 भी बन रहे हो, तो आप तीनों बनाओगे और फिर फाइनल आंसर पे पहुँचोगे, ठीक है। तो एक के बेस पे आपको नहीं डिसीजन लेना, कंक्लूजन निकालने के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपको सारा ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है, क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऑल वाला लेते हैं कोई क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर डॉग्स और सम पेन्स आर लाइट्स। तो पहले हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ड्रॉ करना है, कंक्लूजन की बात हम बाद में करें। 8th क्वेश्चन, ऑल पेन्स आर डॉग्स, सॉरी। के बाद दिया हुआ है सम पेन्स आर लाइट्स,
ऑल पेन्स आर, पेन्स के लिए ऑल पेन्स आर डॉग्स एंड सम पेन्स आर लाइट्स। तो सम पेन्स आर लाइट्स तो मुझे दिया हुआ है, लेकिन लाइट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। लाइट एंड डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब लाइट का सर्कल मेरा ऐसे बन सकता है, ये फर्स्ट ड्रॉ हो गया। पेन्स और डॉग का रिलेशन तो क्लियर है, वो एक ही तरह से बन रहा है, लेकिन लाइट और डॉग्स का कोई रिलेशन मुझे नहीं दिया हुआ, तो उसको मैं दो तरीके से बना पा रही हूँ। ठीक है, बना लिया। अब हम लिखते हैं कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, और फिर फाइनल आंसर कंक्लूजन 1, कंक्लूजन। अब देखते हैं कंक्लूजन है क्या। सम डॉग्स आर लाइट्स, कुछ डॉग ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो लाइट्स हैं। बात ठीक है, डॉग के सर्कल के अंदर ही लाइट का सर्कल है, तो यहाँ पे ठीक है। कुछ डॉग ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन मेरा क्या जाता है, फाइनली करेक्ट चला जाता है। ये कंक्लूजन मेरा फाइनली करेक्ट चला जाता है। अगला है सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स। लाइट का सर्कल तो पूरा इसके अंदर है, नॉट वाली तो कंडीशन होती तो ये बाहर जा रहा होता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे लाइट का सर्कल मेरा डॉग के सर्कल से बाहर जा रहा है, मतलब कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो डॉग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक आ जाता है। दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन फॉलोज में हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन ए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला इस चैप्टर का, कि चैप्टर इजी है, लॉजिकली आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको स्टेटमेंट की जितनी पॉसिबिलिटीज बेस से प्रेजेंट कर सकते हो, आपको उतनी तरीके से प्रेजेंट करना है, और फिर फाइनल डिसीजन लेना है कि हाँ आपका जो कंक्लूजन है वो वैलिड है या नहीं है। सिर्फ एक ड्रॉ करके आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, अदरवाइज तो सबके आंसर वेरी करते रहेंगे, कोई ये वाला बना देगा, कोई ये वाला बना देगा, और अगर तीसरा भी पॉसिबल है सिचुएशन में तो कोई तीसरा बना देगा। तो हमें वो ऑप्शन नहीं रखना है, हमें सारे ड्रॉ करने हैं और सबका लमसम मिला के फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या कंक्लूजन ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, बस इस चैप्टर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रख लोगे तो फिर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर और लॉजिकल रीजनिंग के लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो वो चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। एज अ इंडियन हम सब लोग रिलेशंस पे थोड़ा बहुत तो क्लियर होते हैं, थोड़ा बहुत हमें स्टेटमेंट जिस तरह से कंफ्यूजिंग वे में दी हुई है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एज सच हम 50% तक रिलेशंस हमें पता होते हैं। थोड़ा सा उनको और फैमिली ट्री से बना के समझ लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई इशू है ही नहीं अगर आप फैमिली ट्री से रिलेशंस को समझ लेते हो। तो रिलेशन के चैप्टर में पहले हम रिलेशन का एक बार फैमिली ट्री समझ लेते हैं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में हमने किया रिलेशन या तो बाय बर्थ बन सकता है या बाय लॉ। बाय लॉ में हमने किया मैरिज, आफ्टर मैरिज जो हमारे रिलेशन बनते हैं उसको हमने इसके अंदर डाला है, और भी होते हैं लेकिन बाकी सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो रिलेशन बाय बर्थ और रिलेशन बाय लॉ हम इसमें डाल रहे हैं, लॉ में सिर्फ मैरिज वाला रिलेशन हम डाल रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स हमारे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ये सिबलिंग्स हो जाते हैं। लाइफ पार्टनर वंस हस्बैंड और वाइफ, उसको हम स्पाउस भी कहते हैं। मदर साइड का जो रिलेटिव्स होते हैं उसे मैटरनल रिलेशन कहते हैं, और पेरेंट्स फादर साइड के होते हैं उसे पेरेंटल रिलेशन। हम इसको ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली शो करने के लिए कुछ नोटेशन यूज करते हैं। मेल है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, फीमेल है तो स्क्वायर बॉक्स, सर्कल बॉक्स, अगर मैरिड है तो डबल लाइन, और सिबलिंग्स हैं तो सिंगल लाइन। सेम जनरेशन को करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में काम करेंगे, और हम जनरेशन गैप की बात करेंगे तो हम वर्टिकल चलेंगे कि ग्रैंडफादर था, मदर, भी मेरे बच्चे, ऐसे नीचे चलता जाएगा। तो अगर हम जनरेशन गैप की बात चलेंगे तो वर्टिकल चलेंगे, और सेम जनरेशन पर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। ठीक है, क्लियर। ये बॉय और गर्ल सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर हैं, कि मदर फादर,
ये मदर साइड का रिलेशन आ गया, मदर का ब्रदर, मदर की सिस्टर, मदर के फादर, मदर की मदर, मदर की ग्रैंड फादर मदर। ये मदर की साइड के सेम रिलेशन हमारा फादर के साइड का आ गया। मदर के साइड को मैटरनल साइड कहेंगे और फादर के साइड को पेरेंटल साइड कहेंगे। अब बॉय की शादी हो गई बाय लॉ, गर्ल से शादी हो गई, तो अब गर्ल की फैमिली के जितने भी रिलेशंस होंगे वो उसके रिलेशन बन जाएंगे और हर रिलेशन के आगे हमारा क्या, इन लॉ जुड़ जाएगा। ऐसे ही सिस्टर या गर्ल की शादी हो गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, तो बाय लॉ जो बॉय के रिलेटिव्स होंगे वो रिश्तेदार बन जाएंगे उसके, और उनके आगे क्या लग जाएगा, इन लॉ लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। पेरेंटल साइड में भी हमारे ये रिलेशन होते हैं और ये हमारे मैटरनल साइड के रिलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। हस्बैंड वाइफ के लिए हमें डबल लाइन का रिलेशन यूज कर रहे हैं। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, व्हाट इज आर टू पी। आर और पी में क्या रिलेशन है, तो ये बताना। ही इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। He is the husband of the rectangular box of Q. And R is the mother of S and Q. S और Q दोनों की मदर है हमारी R। अब इसमें हमें ये नहीं बताया कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, ये तो हमें बताया ही नहीं है। तो R और P में क्या रिलेशन है, R और P में He is the husband of Q। P Q का हस्बैंड है। R मदर है S एंड Q की। R मदर है S एंड Q। हमारा जनरेशन आ गई। S का हमें जेंडर नहीं दिया हुआ, तो S को हमने ऐसे बना दिया, Q का जेंडर हमें पता है। अब हमें P और R का रिलेशन, तो P और R का क्या रिलेशन जाता है कि वाइफ की मदर है, कि वाइफ की मदर है तो इसकी मदर लगी कैसे, बाय मैरिज, तो बाय क्या लगी, मदर इन लॉ। तो कौन सा ऑप्शन जाता है इसमें हमारा, डी। वाइफ की मदर है तो क्या लगी, मदर इन लॉ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में ए इज बीज ब्रदर, ए बी का ब्रदर है। ए इज बीज ब्रदर, तो ए तो का जेंडर तो मुझे पता चल रहा है, बी का जेंडर मुझे अभी नहीं पता। ए इज बीज ब्रदर, देन सी इज एज मदर, सी ए की मदर है, का बना दिया हमने। डी इज सी इज फादर, डी इसका फादर है तो हमने मेल का बना दिया। ई इज बी सन, बी का बेटा है। ई इज डी इज सी इज फादर,
F is a son. F का बेटा है. How is F is related to D? F का D से क्या रिलेशन है? A इसका फादर. फादर की मतलब ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर की पहले जनरेशन ग्रैंड फादर. तो लेकिन F का रिलेशन बताना है तो क्या बन जाएगा? ग्रैंड सन. डी के लिए पूछा होता तो ग्रैंड फादर बोलते. F के लिए पूछा है तो ग्रैंड सन बोलेंगे. और ऑप्शन कौन सी जाती है? ऑप्शन सी. तो इस तरह से सिर्फ आपको ये देखना है कि वर्टिकल जाना है या हॉरिजॉन्टल. सर्कल और रेक्टेंगुलर से हमें जेंडर क्लियर हो जाता है और इस चैप्टर को टॉपिक को हम आराम से कर लेते हैं. इस तरह से हमने अपने लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया. सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो गए. आपको बस क्या करना है, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है. दूसरा, कभी भी लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को सिर्फ आप इन पिन सेफ्टी पिन या तुक्के से करने की कोशिश मत करना. उसमें प्रॉपर लॉजिक लगाना और फिर करना. हार्डली आपको 5-10 सेकेंड्स लगेंगे और क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के और डाउट के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. आपको इस पेपर को, इस सेक्शन को 20 आउट ऑफ 20 का लॉजिक लेके ही रीड आउट करना है. इससे कम में काम नहीं चलेगा. इतना स्कोर करना ही करना है. और जो थम्सअप का मैंने आपको बोला हुआ है वो थम्सअप मार्क मुझे आपका चाहिए एग्जाम के बाद. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा पेपर करना. बहुत ज़्यादा अपनी अच्छे से एफर्ट्स डालो. ये लास्ट मोमेंट है और इस टाइम की एफर्ट्स आपकी बहुत काम करनी है. और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वालिटी एफर्ट्स या स्मार्ट स्टडी की तरह से काम करो. कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में या उनको गो थ्रू करने में कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए. उन्हें अच्छे से करो तो आप आराम से इस पेपर को, क्या पूरे सीए फाउंडेशन के पेपर को आराम से कवर कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. बस अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें 100%. ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.